स्टार्टिंग में मेरा ये प्लान था कि मुझे यूपीएससी करना है, बट वही सब बोलते हैं कि एक बैकअप होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके एडवेंचरस जॉब अच्छी लगती है। नॉर्मली डेस्क जॉब ठीक है, वो भी ठीक है, बट बोरिंग है। तो जैसे मैं फ़िज़िकल की प्रिपरेशन भी करती थी या कुछ भी जाती थी, तो उनका ये था कि क्यों जा रही है। मैंने अपने सब कुछ अपने ज़िद से ही किया है। 9 फ़ेब को इसका फ़िज़िकल था। उस दिन मेरी ये सीनियर क्लर्क की ज्वाइनिंग भी थी, मेरे भाई की शादी भी थी। मैंने पिछली बार भी फ़िज़िकल दिया था और मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो इस बार मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। बस यही था कि घर वाले तभी भी बोल रहे कि अभी भी तुम्हें री मेडिकल मिल गया, अब तो छोड़ दे। फिर तभी भी मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा इतनी आगे आ गए हैं तो पूरा मेडिकल कंप्लीट करके ही जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एएसओ हिमांशु राठी पे। आज हमारे साथ हैं एसएससी सीपीओ 2022 की टॉपर नेहा प्रसाद, जिनको दिल्ली पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर की जॉब मिली है। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, क्या इनकी बुक लिस्ट थी, क्या स्ट्रेटजी थी और क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा इनको इनके प्रिपरेशन टाइम में। तो नेहा जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका। हेलो, मैं नेहा प्रसाद। करेंटली मैं सीनियर क्लर्क वर्क कर रही हूँ इंडियन रेलवे में, और इससे पहले मैं डीडे में थी एज अ जेएस से, और उसमें मैंने 2 साल काम किया है। उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन 2018 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। ओके, तो आप कहाँ से बिलोंग करती हो और आपका मीडियम ऑफ सब्जेक्ट क्या रहा था? इंग्लिश मीडियम से थे आप या हिंदी मीडियम से थे? मैं इंग्लिश मीडियम में थी। मेरा स्टार्टिंग से सब कुछ इंग्लिश मीडियम में ही चला है, स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन तक। ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुआ था। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है फ्रॉम एसआरसीसी। उसके बाद 2019 में मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। स्टार्टिंग में मेरा ये प्लान था कि मुझे यूपीएससी करना है, बट वही सब बोलते हैं कि एक बैकअप होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके वजह से मैं सीजीएल के उसमें आई। फिर सीजीएल का मैं प्रिपेयर कर ही रही थी, बट फिर ये डीडीए का फॉर्म निकला, उसमें मेरा जेएस से सिलेक्शन हो गया था। तो दिल्ली डीडीए में आप ऐसा जेएस से कब लगे थे? 2020 में उसका फॉर्म निकला था और 2021 में उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी अराउंड मार्च में। तो उसमें मैंने 2 साल काम किया। तो एसएससी सीपीओ 2022 का जब आपने फॉर्म फिल किया तो आप डीडीए में जॉब कर रहे थे और उसकी तैयारी भी आपने उसी दौरान की है? हाँ, तब मैं डीडीए में वर्किंग थी। तो सीपीओ के बारे में आपने कब सोचा कि भाई आर्म्ड फोर्सेस में जाना आपके लिए बेटर रहेगा, या किसी ने आपको सुझाव दिया था या आपका खुद का डिसीजन था ये? एक्चुअली स्टार्टिंग से मेरे को स्पोर्ट्स साइड में थोड़ा इंटरेस्ट था। स्कूल में भी मैं स्पोर्ट्स कैप्टन रही हूँ और कॉलेज में भी मैंने थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेला है। उसके बाद मेरे को थोड़ा एडवेंचरस जॉब अच्छी लगती है। नॉर्मली डेस्क जॉब ठीक है, वो भी ठीक है, बट बोरिंग है। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, इस वजह से मैंने प्रिपेयर किया। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया, उनको पता चला कि आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग गई हो? उनका तो कुछ रिएक्शन नहीं था। वो मतलब स्टार्टिंग से इतना उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मतलब उनका ये है कि लड़की है, डेस्क जॉब कर रही है, आराम वाली जॉब कर रही है, तो फिर क्यों इतना स्ट्रेस लेना है। तो उनके साइड से कोई भी नहीं था। जैसे मैं फ़िज़िकल की प्रिपरेशन भी करती थी या कुछ भी जाती थी, तो उनका ये था कि क्यों जा रही है। मैंने अपने सब कुछ अपने ज़िद से ही किया है। तो आपने जिद से किया और आप सक्सेसफुल भी होगी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। हाँ, जैसे इसका फिज़िकल भी था, उस दिन भी इतनी सारी प्रॉब्लम थी। जैसे 9 फ़ेब को इसका फ़िज़िकल था। उस दिन मेरी ये सीनियर क्लर्क की ज्वाइनिंग भी थी, मेरे भाई की शादी भी थी। तो उसमें भी मतलब सब लोगों ने बोला कि इतनी सारे ऑब्स्टेकल्स है तो छोड़ देना, क्यों मतलब इतने एफर्ट्स कर रही है। तो 9 फ़ेब को ही आपका फिजिकल था और घर पे शादी भी उसी दिन थे? मतलब भाई की शादी थी और यहाँ सीनियर क्लर्क की ज्वाइनिंग भी उसी दिन थी। तो आप फिजिकल देने कैसे गए फिर? मैंने डेट चेंज करवाई थी फिजिकल की। तो फिर चलिए एक बार सब्जेक्ट वाइज आप बताइए कि टायर 1 में आपके कितना स्कोर रहा था, फिर फिजिकल की तैयारी में आपको कितना टाइम लगा, और उसके बाद टायर 2 की तैयारी आपने कैसे की, क्योंकि इसमें तो मैं इंग्लिश पे ही फोकस रहता है एसएससी का। हाँ, तो इसका टायर 1 नवंबर अराउंड में था। तो इसमें 4 चीज़ें ही पूछते जो ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो वही सेम मतलब जीएस के लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हुए थे यूट्यूब के थ्रू लेक्चर्स देख के, तो उसके नोट्स के थ्रू पढ़ा। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने वो स्टडी आईक्यू के जो वो आते हैं ना करंट अफेयर्स के पीडीएफ, वो फॉलो किया था। और इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम की बुक। आपने कोचिंग जो है ऑनलाइन ली थी, ऑफलाइन ली थी, या क्या किया था, सेल्फ स्टडी रही थी? कोचिंग एक्चुअली मैंने 2019 में ली थी ऑफलाइन। राकेश यादव सर है ना, उनकी ली थी, और इंग्लिश के लिए जयदीप सर की ली थी। तो बस 2 सब्जेक्ट की कोचिंग ली थी आपने, और जीएस और रीजनिंग सेल्फ प्रिपेयर किए थे? रीजनिंग तो मेरी ठीक है, मतलब तो वो मैंने खुद करा है, और जीएस यूट्यूब के थ्रू और लूसेंट थोड़ा बहुत।
तो जीएस जैसे काफ़ी बच्चों की मैंने देखा है काफ़ी वीक सब्जेक्ट है, उसमें वो स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आपने जीएस की तैयारी कैसे की थी, कैसे इस ऑब्स्टेकल को आपने क्रॉस किया? जीएस के लिए मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स देखे थे, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से देखे थे। जैसे मेरे को कोई भी टॉपिक में डाउट होता था ना, तो मैं ऐसे सर्च करती थी यूट्यूब पे कि ये वाला टॉपिक, जैसे पॉलिटी का कुछ है कि आर्टिकल्स वाला, तो उसकी वीडियोस आ जाती थी, उसका फिर मैं नोट्स बना के उसी को रिवाइज़ करती थी। बाकी करंट अफेयर्स के लिए गौरव गर्ग की पीडीएफ्स आती है, तो वो फॉलो किया था। और स्टैटिक जीके कैसे कवर अप की थी आपने? स्टैटिक जीके के लिए भी सेम यही किया था, मतलब कोई भी टॉपिक है मैंने यूट्यूब पे डाला, फिर जो लेक्चर आते हैं उसका फॉलो किया। जैसे 1-2 चैनल है, एक तो इंडोलॉगस चैनल है और एक क्रैक एग्ज़ाम करके है और एक परचम, मतलब इन तीनों को मैंने थोड़ा ज़्यादा फॉलो किया है। और जैसे जीके के लिए काफ़ी बच्चे लूसेंट को प्रेफर करते हैं, तो आपने भी वो किया था? स्टार्टिंग में मैंने किया था, बट वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, मतलब कॉन्टीन्यूटी नहीं बनती उससे मेरी, तो मैंने वीडियो पे रिलाई किया ज़्यादा। बुक आपने प्रेफर नहीं की जीएस के लिए? हाँ, मतलब बुक्स है मेरे पास, मतलब थोड़े दिन मैं पढ़ती हूँ, बट मेरे से कॉन्टीन्यूटी नहीं हो पाती उसमें, तो मैं यूट्यूब पे ज़्यादा वो करती हूँ। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स इसके लिए आपने क्या किया था, कैसे किस टीचर को फॉलो किया था आपने? मैथ्स के लिए तो मैंने राकेश यादव सर की ऑफलाइन क्लासेस ली हुई है, तो मैंने उसके नोट्स और फिर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करी है। और रीजनिंग स्टार्टिंग से ही मैंने प्रीवियस ईयर और वो जो छोटे मॉक्स होते हैं, टेक्स्ट बुक पे मॉक्स होते हैं, सेक्शनल मॉक, तो मैं वही देती हूँ, तो मेरा ठीक है। मतलब 1-2 टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वो उसका वही सेम यूट्यूब पे मैं सर्च करती हूँ, जो क्लासेस आती है जो मेरे को सूट करती है, मतलब क्लासेस, उसको मैं फॉलो कर लेती हूँ। जैसे इंग्लिश इसमें है, टायर 2 में भी मेन वेटेज इंग्लिश का ही है और टायर 1 में तो है ही बाकी सब्जेक्ट के साथ, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी होते हैं जो इंग्लिश में काफ़ी वीक हैं, भाई इंग्लिश को मानते अपना एक वीक सब्जेक्ट मान रहे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो इंग्लिश के लिए आपने क्या किया था? इंग्लिश के लिए वैसे मैंने क्लासेस तो जयदीप सर की ली है, उनके नोट्स भी फॉलो करे हैं कुछ हद तक, बट वही मेरा ना स्कोर नहीं बढ़ रहा था। फिर सब वही बोलते हैं कि नीतू मैम की तो बाइबल है इंग्लिश के लिए, तो मैंने 2-3 बार, मतलब 2-3 से भी ज़्यादा बार उसे पढ़ा। और वो कैब के लिए मैंने नॉर्मन लुइस पढ़ी थी, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस। एक में ब्लैक बुक आ रही है आजकल, उससे भी आपने कुछ कवरअप किया था? नहीं, वो नहीं पढ़ा मैंने। नीतू मैम की वो जो नीतू मैम की जो बुक्स है वॉल्यूम 1 और वर्ड पावर मेड इजी, ये 2 की थी आपने? वो नीतू मैम की जो भी है, मतलब वोकैब्स, ईडियम्स वगैरह, वो सारा तो कवर है। उसके बाद मैंने वो करा था वर्ड पावर मेड इजी। ग्रामर के लिए भी नीतू मैम की बुक यूज़ की थी आपने? ग्रामर के लिए बाकी मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती रहती थी। जैसे हमारे ऑफिस में लाइब्रेरी होती थी, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर मिलता था, तो डेली मैं 1 घंटे जाके पढ़ती थी, मतलब डीडीए में जहाँ मैं वर्किंग थी ना, वहाँ पे। तो न्यूज़पेपर में जैसे हमें एडिटोरियल्स को फॉलो करना चाहिए या कोई भी न्यूज़ उठा के उसको पढ़ लेना चाहिए, क्या बेनिफिशियल रहेगा? मेरे हिसाब से तो एडिटोरियल को फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें ग्रामर भी इम्प्रूव होती है। वैसे ग्रामर तो हर जगह से ही होगी, बट उसमें वर्ड्स अच्छे यूज़ करे होते हैं, तो जो भी वर्ड्स में हमें प्रॉब्लम है उसे मार्क करके हम गूगल पे सर्च करेंगे तो सही रहेगा। तो आप टेस्ट सीरीज़ कौन सी फॉलो कर रहे थे और कितने टेस्ट लगा रहे थे एग्ज़ाम से पहले? टेस्ट सीरीज़ मैंने टेक्स्ट बुक के ही फॉलो करे हैं और किसी के नहीं करे। बाकी पिनाकल आती है प्रीवियस ईयर, वो फॉलो करी है। सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज़ फॉलो किया आपने, टेक्स्ट बुक मैंने फॉलो किया बस। बाकी प्री में मैंने दिए होंगे 15-20 मॉक्स दिए थे और मेंस में भी दिए थे। एक्चुअली मेरा फोकस सीजीएल की तरफ था, तो मैंने सीजीएल के ही मॉक्स दिए हैं। तो अगर सीजीएल का पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है सीपीओ का प्रिपेयर। सीपीओ का अलग से मॉक आप नहीं दिए थे, सीजीएल के ही मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे थे? हाँ, बस वो जब एग्ज़ाम जब आ जाता है ना 1 हफ्ते 15 दिन पहले, तब मैंने सीपीओ के मॉक्स दिए थे। एक बार फिजिकल के लिए बता दीजिए भाई, एक एवरेज बच्चे को कितने दिन लगेंगे भाई फिजिकल को क्लियर करने में, और क्या उसके स्टैंडर्ड्स रहते हैं भाई? 1 किलोमीटर की रेस या कितनी है, हाई जंप और लॉन्ग जंप वो कितनी है, उसके बारे में बता दीजिए। फ़िज़िकल के लिए एवरेज बच्चे को मतलब मिनिमम 2 से 3 महीना तो देना चाहिए, और उसके साथ साथ मतलब फ़िज़िकली तुम रनिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके साथ साथ तुम्हें अपनी डाइट पे भी फोकस करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी फ़िज़िकल दिया था और मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो इस बार मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। मतलब मैंने इसके स्टैंडर्ड्स क्या है कि रनिंग कितनी होती है, हाई जंप लॉन्ग जंप ये कितना है? गर्ल्स के लिए 800 मीटर है रनिंग, और बॉयज़ के लिए 1.6 किलोमीटर है, और स्प्रिंट होता है, लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप होता है।
कितना लॉन्ग जंप और हाई जंप कितना होता है? 2.7 मीटर लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप 0.9 मीटर का होता है। तो मेडिकल में कोई बच्चे इसमें मेडिकल आउट हुए थे आपके साथ के कोई कैंडिडेट्स हो, और किस वजह से हुए वो मेडिकल आउट? मेडिकल आउट भी होते हैं, अगर कुछ ज़्यादा जेन्युइन रीज़न है तब तो मेडिकल आउट होते हैं। इस बार वेट का क्राइटेरिया भी था तो मुझे रीमेडिकल भी मिला था और उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत करी थी। उसके लिए 3-4 दिन दिए थे मुझे, तो उसमें फिर मैंने बहुत रनिंग वगैरह करी। ओवरवेट में मिल गया था, तो कितनी लिमिट थी इसमें? ये मतलब डिफरेंट होता है, जैसे आपका हाइट और BMI भी नहीं होता, हाइट और मेल और फीमेल का सबका अलग अलग होता है। एक प्रॉपर चार्ट दी होती है उन्होंने, तो उस क्राइटेरिया मतलब जो उन्होंने चार्ट दिया है उसका प्लस माइनस वो एक्सेप्ट करते हैं। प्लस माइनस से थोड़ा सा भी फालतू है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेरा 2-2.5 kg फालतू था, तो मेरे को 4 दिन मिले थे रीमेडिकल में, तो मैंने वही रनिंग और डाइट के साथ। तो जैसे आप मेडिकल आउट हो गए भाई, आपको दोबारा आने के लिए बोला गया, तब आपको क्या लगा भाई 4 दिन में कैसे क्या कर पाओगे आप? क्या फीलिंग थी आपकी उस टाइम पे? उस समय तो था, मुझे मतलब था कि 2.5 kg है तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे लिमिटेड टाइम मिल गया था। तो बस यही था कि घर वाले तभी भी बोल रहे कि अभी भी तुम्हें रीमेडिकल मिल गया, अब तो छोड़ दे। फिर तभी भी मैंने नहीं छोड़ा, मैंने कहा इतनी आगे आ गए हैं तो पूरा मेडिकल कंप्लीट करके ही जाएंगे। कुछ बच्चों के लिए गाइडेंस की भाई, जो 4-5 दिन मिलते हैं वेट घटाने के लिए, उसमें कैसे वो वेट घटा सकते हैं? मेरे हिसाब से तो उन्हें स्टार्टिंग से ही अपना वेट और इन सब पे ध्यान देना चाहिए। मेरी तरह गलती नहीं करना चाहिए कि मतलब छोड़ दे, क्योंकि इस बार वेट पे इन्होंने फोकस किया, वरना पहले तक ऐसा हो रहा था कि वेट में पॉइंट नहीं बनाते। तो अभी जैसे 2023 भी हो रहा है तो सब कुछ जल्दी हो रहा है। जैसे प्री, उसके 1 महीने बाद फिज़िकल होगा, फिर मेंस होगा, फिर मेडिकल होगा। तो जिसको भी सीरियसली देना है वो फिज़िकल की तैयारी प्री से पहले ही कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी आपकी ये ड्रीम पोस्ट थी दिल्ली पुलिस, ऐसा ही है, और आगे भी कोई टारगेट्स हैं? आगे तो है, CGL तो देना है। CGL में MEA है मेरा ड्रीम पोस्ट। बाकी तैयारी कर रहे हैं, जॉब के साथ जितना होगा उतना ठीक है, वरना यहीं पे सेटल हो जाएंगे। तो जॉब के साथ जैसे एक बार टाइम मैनेजमेंट काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते, वो आपने कैसे किया भाई? पढ़ाई का भी वक्त निकाला, जॉब भी कर रहे हो, उसके बारे में बताइए। हाँ, मतलब जैसे मैं पहले D-Day में थी तो वहाँ पे भी वर्कलोड तो काफ़ी था, बट जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ऑफिस में तो मैं छोटे मॉक्स वगैरह दे देती थी। लंच में 1-1.5 घंटे का लंच होता था, तो वही ये सब इधर उधर टाइम वेस्ट करते थे। मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ लेती थी, ट्रैवलिंग में करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लेती थी घर जाके। मतलब टाइम तो हमें खुद निकालना पड़ता है, वो डिपेंड करता है बस। तो पूरे दिन में ऑन एवरेज कितने आवर स्टडी कर पाते थे आप? विद जॉब? हाँ, विद जॉब मैंने 4 से मतलब मिनिमम 5 घंटे तो पढ़ा ही है, और वीकेंड्स पे ज़्यादा हो जाता था बस। तो अभी जैसे CPO 2023 भी स्टार्ट होने वाला है Tier 1, उसके लिए कुछ बच्चों को मैसेज देना चाहोगे भाई कैसे तैयारी करें, कैसे वो भी अपनी जॉब पक्की कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू? मेरी यही एडवाइस रहेगी कि CPO में जैसे फ़िज़िकल का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो आप ये मत सोचना कि पहले प्री निकाल ले फिर फ़िज़िकल की तैयारी करें। वो अभी से तैयारी कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में फिर बहुत प्रेशर हो जाता है, लोगों को इंजरी भी हो जाती है बाद में। तो अभी से फ़िज़िकल की तैयारी करो और मॉक्स वगैरह देते रहो, और अगर कोर्स कंप्लीट है तो हो जाएगा। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे उन्हें फोकस करना चाहिए? और हाँ, इंग्लिश तो कोर है CPO का, तो इंग्लिश पे तो स्टार्टिंग से ही कमांड बना के रखेंगे तो ठीक रहेगा। और आजकल जैसे CGL भी दे ही रहे ऑलमोस्ट सभी, तो CGL में भी इंग्लिश की ज़्यादा वेटेज है, तो इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हम अपने दोनों एग्ज़ाम्स को कवर अप कर सकते हैं अगर इंग्लिश पे फोकस करेंगे तो। हाँ, मतलब कोर्स तो सेम ही है, बस CPO में ये रहता है कि फ़िज़िकल ज़्यादा, मतलब फ़िज़िकल इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।